हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर में मेन दो पार्ट्स होते हैं, कोर और वाइंडिंग्स। तो मैं अगर कोर और वाइंडिंग्स के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वन इज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड अनदर वन इज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। पहला जो है ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर जो है वो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। दोनों ही तरह के ट्रांसफॉर्मर्स में हम क्या डिफरेंस है बेसिकली कि कोर और वाइंडिंग्स को आपस में कैसे वाउंड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है वो दिखने में कंस्ट्रक्शन वाइज जो है वो कैसा होता है। तो देखिए, हम बेसिकली ये जो बेसिक डायग्राम पढ़ते आए हैं, अब उसका थोड़ा डिटेलिंग में हम जा रहे हैं कि ये जो अपना ट्रांसफॉर्मर है, इसमें पहले हमने ये पढ़ा था कि वाइंडिंग्स जो है वो इस तरह से वाउंड होती है। यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज लगाते थे और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके और यहाँ पे इधर जो है लोड से हम इसको कनेक्ट करते थे। ये हमने तब हम बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे जब हमने पढ़ा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ट्रांसफॉर्मर में किस तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी में जो है फ्लक्स लिंक करता है। यहाँ पे ये अप्लाइड वोल्टेज V1 था, करंट I1 था, यहाँ पे ये प्लस माइनस E1 था, इधर जो है सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 था, इधर जो है वोल्टेज V2 था। और सेकेंडरी साइड में अगर स्विच को अपन कनेक्ट करते थे तो इसमें हम बोलते थे कि करंट जो है वो I करंट फ्लो होती है अगर हम ऑन लोड कंडीशन की बात करते थे। अब मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जा रहा हूं कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में पहले हम क्या बोल रहे थे कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। पर ऐसे ना होके अगर अब मैं थोड़ा डिटेल में अपन बात करते हैं तो वाइंडिंग्स किस तरह से वाउंड होती है, ये मैंने एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूं जिसमें कि दिस इज LV winding and this is HV windings. Similarly on secondary side, these are LV and these are HV. This is basic construction of core type ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें देखिए क्या बात कर रहे हैं हम कि क्या किया हमने, ये जो पोर्शन दिखाया है यहां पे LV वाइंडिंग को हमने वाउंड किया है। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है यहां पर हमने HV वाइंडिंग को वाउंड किया है। क्या किया हमने, पहले हम कह रहे थे कि प्राइमरी वाइंडिंग ये है और सेकेंडरी वाइंडिंग ये है। तो क्या होता था कि फ्लक्स जब प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक करता था तो इस फ्लक्स के हम दो कंपोनेंट बोलते थे, दैट इज φ11 प्लस φ12। φ11 किसको बोलते थे, जो पहली वाइंडिंग से फ्लक्स लिंक करता था, इसको हम बोलते थे φ11। और प्राइमरी से जो सेकेंडरी में लिंक होता था उस फ्लक्स को हम बोलते थे φ12। ये हुआ करता था हमारा लीकेज फ्लक्स और ये हमारा हुआ करता था लिंकेज फ्लक्स। तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर के केस में हमें इस लीकेज फ्लक्स को कम से कम रखना है। तो कम से कम करने के लिए हमने क्या किया, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, LV वाइंडिंग के ऊपर हमने HV वाइंडिंग लपेटी। तो इससे क्या होगा कि जो फ्लक्स पहले यहां पर ऐसे अगर ये लिंक कर रहा था तो वो जो लीकेज फ्लक्स था अब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में यहीं के यहीं भी वो फ्लक्स क्या बन जाएगा, लिंकेज फ्लक्स बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, प्राइमरी साइड भी हाफ LV और हाफ HV वाउंड की। सिमिलरली सेकेंडरी साइड भी ये आधी LV हो गई और आउटर साइड में ये आधी HV हो गई। तो ऐसा करने से क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया लीकेज फ्लक्स को हमने क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लीकेज फ्लक्स को मिनिमम करने के लिए हाफ LV और हाफ HV को प्राइमरी और सेकेंडरी साइड ऐसे सेक्शंस में बनाते हैं। सिमिलरली दूसरी चीज इसमें अपने नोट करने की क्या है कि ट्रांसफार्मर में हमने पहले क्या किया, वाइंडिंग्स वाउंड करते वक्त जो हम ये बोल रहे हैं कि कोर के चारों तरफ हमने वाइंडिंग लपेट रखी है, यानी इसमें हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, यानी वाइंडिंग सराउंड्स कर रही है कोर की। इस वाले पोर्शन को देखिए, इसमें बोलते हैं लैग।
तो सिमिलरली यहाँ पे ये दो तो जो हुए लेग वाले पोर्शन हुए, और अपर और डाउन वाले पोर्शन को इसको बोलते हैं योक। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में, कि हमने वाइंडिंग्स को वाउंड कर रखा है कोर के ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं वाइंडिंग सराउंड्स द कोर इन द केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। सिमिलरली एक चीज और ध्यान देने की क्या है कि कोर के ऊपर पहले हमने एलवी वाइंडिंग को वाउंड किया है और फिर एचवी वाइंडिंग को वाउंड किया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि अगर हम पहले एचवी करते तो इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ता, तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट की वैल्यू को कम करने के लिए, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमने पहले एचवी को वाउंड किया है और फिर उसके ऊपर पहले एलवी को वाउंड किया है और फिर उसके ऊपर एचवी को वाउंड किया है प्राइमरी साइड। सिमिलरली केसेस ऑन सेकेंडरी साइड आल्सो, कि पहले हमने एलवी को वाउंड किया है और फिर एचवी को वाउंड किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा हम जो कह रहे थे कि पहले कोर टाइप के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है देखिए कंस्ट्रक्शनल वाइज। अगेन इसमें भी जो वाइंडिंग्स का जो हम वाउंड करते हैं वो किस तरह से होता है कि ये तो जो है आउटर पार्ट हो गया, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहां पर ये जो सेंट्रल लिम्ब है, ये सेंट्रल लिम्ब है, इसको लेग बोलते हैं। सिमिलरली आउटर वाला पार्ट जो है वो योक कहलाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके बीच में देखिए यहां पे ये एलवी वाइंडिंग है, ऐसे ही ये इसकी एलवी वाइंडिंग है। दिस इज एलवी, दिस इज एलवी, देन दिस इज एचवी, तो इसका यहां पे दिस इज एचवी। सिमिलरली ये जो है एलवी और यहां पर भी ये जो है एलवी। सिमिलरली ये एचवी और ये भी एचवी, ये एलवी और यहां पर ये भी एलवी। कहने का क्या मतलब है कि जो सेंट्रल लेग जो है इसके तरफ हमने ऐसे वाइंडिंग को वाउंड कर रखा है, ऐसे एलवी एचवी फिर एलवी फिर एचवी फिर एलवी। तो जो पहले हम कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या कर रहे थे, हाफ हाफ रखा था हमने, हाफ एलवी को रखा उसके ऊपर हाफ एचवी किया। सिमिलरली सेकेंडरी साइड भी हमने हाफ एलवी रखा था और हाफ एचवी रखा था। तो इसमें भी क्या है, अभी जो है सपोज ये एलवी से एलवी में अगर ये फ्लक्स जाता तो ये लीकेज फ्लक्स हो जाता, तो उसको और कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, सैंडविच फॉर्म में वाइंडिंग्स को कंप्रेस कर दिया, एलवी फिर एचवी फिर एलवी फिर एचवी। तो देखिए अब ये वाले जो फ्लक्स होंगे आपस में ये भी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल फ्लक्स हो जाएंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, लिंकेज फ्लक्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा और लीकेज फ्लक्स इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं, सेंट्रल लेग के अलोंग हमने वाइंडिंग्स को किस फॉर्म में रख दिया है, इसको सैंडविच्ड फॉर्म में रख दिया है। तो यहां पे जो वाइंडिंग्स कहलाती है सैंडविच्ड फॉर्म में, सैंडविच्ड वाइंडिंग इसको हम बोलते हैं, सैंडविच वाइंडिंग के फॉर्म में जो है हमने शेल टाइप में हमने इसको वो कर लिया है। जबकि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स हैं वो क्या वाइंडिंग्स कहलाती हैं, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहलाती हैं। तो अगर मैं डिटेल की बात करूं तो जो पहले हमने डायग्राम देखा था सिंपली, जिसमें कि हम एक तरफ प्राइमरी और दूसरी तरफ सेकेंडरी बोलते थे, तो हमने डिटेल में क्या देखा, कोर टाइप में तो हम इसको आधा आधा करके कर देते थे, इस तरह की वाइंडिंग्स को हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग बोल रहे हैं। और जहां पे अमाउंट ऑफ लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए वाइंडिंग्स को और हमने सैंडविच फॉर्म में सेंट्रल लिम्ब के अलोंग हमने प्लेस कर दिया है, ताकि हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स क्या हो जाएगा, लिंकेज फ्लक्स हो जाएगा और हमारा लीकेज फ्लक्स टेंड्स टू जीरो हो जाता है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब होता है कि वो ट्रांसफॉर्मर जो कि नाम से ही पता लग रहा है आइडियल, आइडियल यानी कि प्रैक्टिकल, एक होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, एक होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर ये कोई ट्रांसफॉर्मर इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो उस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। तो देखिए पहला क्या है, पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस, वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। क्या मतलब हुआ, नाम से पता लग रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। या इसी को मैं बोलूं कि देयर आर नो ओमिक ऑब्लिक कॉपर लॉसेस इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर में अपने आप ही प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। दूसरा अपना क्या होगा, देयर इज नो
लीकेज फ्लक्स मीन्स 100% फ्लक्स विल बी लिंकेज फ्लक्स। तो दूसरा अपन ने क्या बोला कि ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें कि लीकेज फ्लक्स नहीं हो, यानी पूरा का पूरा प्राइमरी का जो फ्लक्स है वाइंडिंग का वो सेकेंडरी वाइंडिंग से पूरा का पूरा लिंक करे, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो लीकेज फ्लक्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि थर्ड होता है द कोर हैज इनफाइनाइट परमिबिलिटी। द कोर हैज इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, कोर की परमिबिलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए। कोर की परमिबिलिटी इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जीरो अमाउंट ऑफ करंट is required to produce the requisite amount of flux। यानी हमारी कोर जो है, जो कि CRGO से बनी हुई है, उसकी जो परमिबिलिटी है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि हमें कोई करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी टू प्रोड्यूस द रिक्विसाइड और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ये हमारी चौथी कंडीशन है। फिर है द कोर लॉसेज दैट इज हिस्टेरेसिस एज वेल एज एडी करंट लॉसेज क्या होने चाहिए, मस्ट बी जीरो। कोर लॉसेज, जो कोर के जो लॉसेज हैं कौन कौन से होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेज। जनरली हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने के लिए हम CRGO दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं, और एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, थिक लैमिनेशंस का यूज करते हैं। पर अगर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो इनमें ये लॉसेज, दोनों ही लॉसेज क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और पांचवा, अगर ये चारों प्रॉपर्टी अगर लाई कर रही है तो पांचवा अपने आप ही हो जाएगा, इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। यानी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होनी चाहिए। तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मर ये पांचों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। पर जनरली यूनिवर्स में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ट्रांसफॉर्मर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एक स्टैटिक डिवाइस है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है जनरली 90% से ज्यादा होती है, पर 100% नहीं हो पाती है। तो देखिए अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो भी अपन ने थ्योरी पढ़ी है। क्या न्यूमेरिकल है, द सेकेंडरी करंट ऑफ ए 2300 यानी 2300/230 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर इज 35 एम्पियर। इसका मतलब अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है V1 इज इक्वल टू 2300 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 230 वोल्ट, और क्या था, द सेकेंडरी करंट का मतलब I2 इज गिवन दैट इज 35 एम्पियर। हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द टर्न रेशियो। तो देखिए टर्न रेशियो क्या होता है, सिंपल है बिल्कुल। टर्न रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू V2/V1। तो V2/V1 यानी 230/2300। तो ये तो सीधा सीधा आ गया 0.1। तो टर्न रेशियो की वैल्यू हो गई 0.1। फिर हमसे पूछा है प्राइमरी करंट का क्या मतलब होता है, I1। तो प्राइमरी करंट I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्राइमरी करंट I1 हमें पता नहीं है, तो हमें V1, V2 और I2 पता है। तो हमें पता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 होता है। तो अगर V1 I1 इक्वल टू V2 I2 है तो इससे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 I2/V1। तीनों वैल्यूज अपने को पता है, V2 की वैल्यू 230 इंटू I2 की वैल्यू 35/V1 की वैल्यू 2300। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 यानी कि आपका आ जाएगा दिस विल बी 35/10 यानी 3.5 एम्पियर। तो ये आपका हो गया I1 इज इक्वल टू 3.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो केवीए रेटिंग क्या है, V1 I1 भी हो सकती है और V2 I2 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो हमें पता है V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होता है। तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है, 2300। तो V1 तो हो गया हमारा 2300 इंटू I1 कितना आया 3.5। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 2300 इंटू 3.5 जो है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा 8.05 kVA। अगर मैं इसी को ही यहां से सॉल्व करता तो V2 हमारा कितना था, देखिए V2 था हमारा 230
इंटू I2 की वैल्यू कितनी है 35, तो चाहे मैं 2300 इंटू 3.5 बोलूं, चाहे मैं 230 इंटू 35 बोलूं, तो आंसर हमारा क्या आना है 8.05 kVA. तो these all we have calculated, that is turn ratio, primary current and kVA rating of the transformer. तो देखिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, यानी हमें मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब phi m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, विच कैन सस्टेन द कोर ऑफ, आपको दे रखा है E1 जो है वो दे रखा है 200 वोल्ट, E2 जो दे रखा है दैट इज 600 वोल्ट, विच सस्टेन द कोर ऑफ इतना वोल्ट इतना KVA, यानी KVA रेटिंग आपको गिवन है, KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज 25 kVA. फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है दैट इज f इक्वल टू 50 हर्ट्ज. ट्रांसफॉर्मर इफ द सेकेंडरी हैज N2 टर्न्स, आपको सेकेंडरी नंबर वाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, किसके बराबर दे रखे हैं, वो 60 के बराबर दे रखे हैं. द ट्रांसफॉर्मर इज एक्साइटेड बाय रेटेड वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, और हमने जो है इसको जो है रेटेड वोल्टेज पे हमने ये काम कर रखा है. तो देखिए हमें क्या करना है, phi m अपने को कैलकुलेट करना है. तो मुझे EMF इंड्यूस्ड वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ERMS इज इक्वल टू 4.44 F N phi m, और इसी को जब हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए लिखते थे तो E1 विल बी इक्वल टू 4.44 F N1 इंटू phi m हुआ करता था, और इसी को जब सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लिखते थे तो E2 विल बी इक्वल टू 4.44 F N2 phi m लिखते थे हम. तो अगर इन दोनों फॉर्मूलोज को मैं देखूं तो E1 E2 हमें पता है 4.44 कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज, N1 हमें इसमें पता नहीं है, कहीं भी गिवन नहीं है, N2 गिवन है, यानी मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वाली इक्वेशन को यूज करके और इस फ्लक्स phi m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन में मेरे को क्या चीजें, सारी चीजें गिवन है, केवल phi m ही अननोन है. तो इससे phi m क्या आ जाएगा, phi m विल बी इक्वल टू E2 अपॉन 4.44 F इंटू N2, यानी phi m आपका कितना हो जाएगा, E2 कितना गिवन है 600 अपॉन 4.44, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50 और N2 आपको गिवन है 60. तो अगर हम इनको सॉल्व कर देंगे तो phi m की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0.045, phi m विल बी 0.045 वेबर, ये निकल के आ जाएगा. चलिए तो देखिए अभी न्यूमेरिकल देखते हैं. ए सिंगल फेज प्राइमरी साइड वोल्टेज इज V1 या मैं इसको बोलूं, हाँ V1 ही बोल देते हैं, V1 या E1 एक ही बात है, 3300 वोल्ट, एंड V2 इज 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, यानी अपने को फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 50 हर्ट्ज अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है सेकेंडरी फुल लोड करंट, सेकेंडरी करंट अपने को गिवन है I2 इज इक्वल टू 180 एम्पियर, एंड इट इज 50 टर्न्स ऑन इट सेकेंडरी, N2 जो है अपने को 50 गिवन है. क्या पूछा है, पहला पार्ट है वोल्टेज पर टर्न. वोल्टेज पर टर्न का मतलब है या तो मैं V1 अपॉन N1 बोलूं या मैं V2 अपॉन N2 बोलूं. तो N1 हमें अपने को गिवन नहीं है, तो वोल्टेज पर टर्न में क्या बोलूंगा, V2 अपॉन N2. तो V2 अपॉन N2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज पर टर्न. तो वोल्टेज पर टर्न हमारा क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू जो है दैट इज 220 और N2 की वैल्यू 50. तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स 4.4. तो पहला पार्ट अपना हो गया, वोल्टेज पर टर्न इज 4.4. सेकेंड है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, यानी N1 अपने को पता करना है. तो देखिए सेकंड के लिए मेरे पास सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1. ये फॉर्मूला हमने पहले देखा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में. तो इस केस में नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इन दोनों को मैं यूज कर लेता हूं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. तो देखिए V1 की वैल्यू कितनी है 3300 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है 220 इज इक्वल टू N1 अपने को मालूम नहीं है, वही अपने को पता करना है कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हैं अपॉन N2 इज 50. तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 220 इंटू N1 इज इक्वल टू 3300 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो इससे N1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3300 इंटू 50 डिवाइड बाय 220. तो 0 से मैं 0 कैंसिल कर देता हूं, 11 से इसको वो कर देता हूं, दिस विल बी 300, दिस विल बी 150, 150 5 जा 750. तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 750 टर्न्स.
तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। थर्ड अपना है द फुल लोड प्राइमरी करंट। फुल लोड प्राइमरी करंट का मतलब I1। तो अगर I1 की वैल्यू के लिए मैं बात करूं तो मेरे पास यहां से V1 पता है, V2 पता है, I2 पता है, I1 नहीं पता है, तो इस वाले फॉर्मूले से अपने पास आ जाएगा। तो मैं थर्ड पार्ट के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 मस्ट बी इक्वल टू I2 अपॉन I1। तो इससे V1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं 3300 अपॉन V2 इज 220 इज इक्वल टू I2, I2 इज 180 और I1 अपने को पता नहीं है, तो I1 की वैल्यू मैंने I1 रख दी। तो इससे क्या आ जाएगा 3300 I1 इज इक्वल टू 220 इंटू 180। तो इससे I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 220 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 3300। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 3, 11 से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 6 इंटू 2 यानी I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 12 एम्पियर। तो प्राइमरी करंट हमारे पास आ गई 12 एम्पियर। फिर है केवी आउटपुट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। केवी आउटपुट क्या होता है, या तो मैं V1 I1 बोलूं या इसी को ही मैं क्या बोलूं V2 I2, बिकॉज V1 I1 इक्वल टू V2 I2। तो V1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 3300 इंटू I1 की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करी 12। तो या तो मैं ये बोल दूं और या फिर इसको मैं V2 को बोलूं 220 मल्टीप्लाइड बाय I2 की वैल्यू कितनी है 180। तो दोनों ही केस में अगर अपन सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 39.6। दोनों ही केस में कितना आना चाहिए 39.6। तो ये आप करके देख लीजिएगा, दोनों ही केस में ये क्या में निकल के आ जाएगा 39.6 kVA। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। तो देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए 200/27.5 वोल्ट, यानी E1 हमारा को गिवन है 200 वोल्ट और E2 हमें गिवन है 27.5 वोल्ट्स। फिर 400 हर्ट्स यानी फ्रीक्वेंसी अपने को F1 गिवन है 400 हर्ट्स। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज टू बी ऑपरेटेड एट 60 हर्ट्स, यानी अपने को F2 जो है वो गिवन है 60 हर्ट्स। क्या फाइंड करना है द हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज, कि हमारा हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए E1 जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था ERMS का, ERMS को हम क्या लिखते थे 4.44 F phi m इंटू N। इसी को हम प्राइमरी साइड के लिए लिखते थे E1 इज इक्वल टू 4.44 F phi m N1 और E2 इज इक्वल टू 4.44 F phi m N2। जनरली हम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखते थे, पर इस केस में क्या है यहां पर F1 400 है और F2 जो है वो 660 है। तो यहां पे मैं इसको F1 कर देता हूं और यहां पर मैं इसको F2 कर देता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज के लिए देखिए क्या चीज है, फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, 4.44 हमारा कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे N1 N2 हमें गिवन नहीं है, तो हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज के लिए E1 अपॉन N1 या E1 अपॉन F1 मस्ट बी इक्वल टू E2 अपॉन F2। इससे जो है हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज के लिए क्लियरिटी हुई E1 अपॉन F1 इक्वल टू E2 अपॉन F2। तो इसमें जो E1 आएगा वो हो जाएगा 200 अपॉन F1 दैट इज 400। E2 हमें पता नहीं है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि E2 वो वोल्टेज है जिसपे कि हाईएस्ट सेफ इनपुट मतलब कि इससे ऊपर ट्रांसफॉर्मर बर्न हो जाएगा। तो उस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूं E2 और F2 इज 60। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 400 E2 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 200 इंटू 60 डिवाइड बाय 400। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू E2 मस्ट बी इक्वल टू 30 वोल्ट, यानी 30 वोल्ट वो वोल्टेज है जिसके ऊपर अगर ट्रांसफॉर्मर जाएगा तो बर्न हो जाएगा। अपने को इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि E2 was 27.5 वोल्ट, इट वाज गिवन इन द न्यूमेरिकल दैट इट वाज 200/27.5। हमें कैलकुलेट क्या करना था हाईएस्ट सेफ इनपुट वोल्टेज, तो उसके लिए मैंने E1 को 200 लिखा और E2 वो वोल्टेज माना जिस पर की मैक्सिमम वोल्टेज ये वो वोल्टेज है जिसके ऊपर अगर जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर हमारा बर्न ही हो जाएगा, एंड दैट वोल्टेज इज 30 वोल्ट्स। फिर इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन बोथ फ्रीक्वेंसी सिचुएशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट इज नथिंग बट टर्न्स रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो जो हमने पढ़ा हुआ है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 या E2 अपॉन E1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 27.5 अपॉन
200, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आ जाएगा 0.1375, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो देखिए अब ये क्या न्यूमेरिकल है, ए 200 केवीए, यानी केवीए रेटिंग अपने को गिवन है, केवीए रेटिंग इज 200 केवीए। फिर 66600/400 वोल्ट, यानी अपने को V1 गिवन है 6600 वोल्ट और V2 गिवन है 400 वोल्ट। 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 50 हर्ट्ज। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, N2 की वैल्यू जो है वो अपने को 80 गिवन है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 80 स्क्वायर मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए जो अपने को गिवन है दैट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेग्लेक्टिंग लॉसेस, लॉसेस को हमें नेग्लेक्ट करना है। कैलकुलेट फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। तो देखिए फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट में हम पहले प्राइमरी करंट की बात कर देते हैं। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, इसमें अपने को क्या गिवन है, V1 गिवन है और केवीए रेटिंग गिवन है। तो देखिए I1 क्या हो जाएगा इससे, केवीए रेटिंग यानी वोल्टेज एम्पियर अपॉन वोल्टेज। तो केवीए अपने को कितना गिवन है 200 मल्टीप्लाइड बाय इसको हम किलो को हमने हटा के इंटू 10⁻³ कर दिया अपॉन V1 वोल्टेज कितना है 6600। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं इसको 20 से 20 तो काट दी, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 66। मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 30.3 एम्पियर। तो ये तो हो गई हमारी प्राइमरी करंट। फिर क्या चीज है, सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट ऐसे ही क्या आ जाएगी, I2 क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग अपॉन अगेन सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आ जाएगा। अब तो केवीए रेटिंग तो हमारी सेम ही है, दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्योंकि अब ये सेकेंडरी करंट I2, तो जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी साइड का 400 वोल्टेज आ जाएगा। तो ये अगर आ गया तो इससे 20 से 20 कैंसिल, ये 2 यानी आपका ये आ जाएगा 500 एम्पियर। तो पहला पार्ट हमारा हो गया द फुल लोड प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। तो प्राइमरी करंट हो गई 30.3 और I2 सेकेंडरी करंट हो गई हमारी 500 एम्पियर। फिर पूछा है द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए हमें पता है कि क्या होता है, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या होता है N2 अपॉन N1। तो इससे हमारे पास V2 कितना गिवन है 400, V1 कितना V2 400, V1 कितना गिवन है 6600 अपॉन N2 80 और N1 हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे क्या आ जाएगा 400 N1 इज इक्वल टू 6600 मल्टीप्लाइड बाय 80, यानी N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6600 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 400। तो ये 20 से ये 20 तो कैंसिल हो गए, ये 20 हो गया। तो N1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1320, यानी इतने नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे प्राइमरी साइड पे हो गए। तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया था नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। फिर थर्ड है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर। तो देखिए फ्लक्स कोर की वैल्यू के लिए हम E1 इक्वल टू हमारे पास होता था 4.44 F∅m इंटू N। तो इसको हम क्या बोलते थे, ERMS बोलते थे। तो E1 के लिए अगर प्राइमरी वाइंडिंग के लिए इसको लिखेंगे तो 4.44 F∅m इंटू N1। तो देखिए इसमें अपने को क्या है, E1 अपने को गिवन है कितना है 6600 इज इक्वल टू 4.44 इंटू F हमें गिवन है 50 इंटू ∅m हमें कैलकुलेट करना है इंटू N1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1320। तो इससे ∅m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 6600 अपॉन 4.44 इंटू 50 इंटू 1320। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये ∅m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 22.5 मिली वेबर। दिस विल बी 22.5 मिली वेबर। तो ये आपका आंसर हो गया द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इसी को हम और कैसे कर सकते थे, यहां जैसे हमने E1 के लिए लिखा, सिमिलरली E2 के लिए भी लिखा जा सकता था। तो ये क्या आ जाता 4.44 F∅m N2 आ जाता है यहाँ पे। तो इससे हम E2 की वैल्यू क्या होती 400 इज इक्वल टू 4.44 इंटू F50। ∅m हमें पता नहीं और N2 हमारा है 80। तो इससे ∅m की वैल्यू क्या आ जाती 400 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू 50 इंटू 80। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे डेफिनेटली क्या आ जाएगा 22.5 मिली वेबर। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द कोर।